फर्स्ट चैप्टर का आज अगला टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए हम दोनों दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे हम उन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, और उसके बाद हम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की पोजीशन कहाँ कहाँ होनी है। तो हम कोई दर्पण ले लेते हैं जो कि अवतल दर्पण है, और यहाँ पे इसका ध्रुव P ले लेते हैं, यहाँ इसका फोकस और यहाँ इसका वक्रता केंद्र ले लेते हैं, यहाँ कहीं अनंत ले लेते हैं। तो देखिए इसकी कितनी पोजीशन हो सकती है जिससे हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो वस्तु की पोजीशन पहले हम कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे। तो सबसे पहली पोजीशन हमारी अनंत पर होगी। तो पहली पोजीशन हमारी अनंत पर। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, आप कहीं भी रख सकते हैं। अनंत से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच आप कहीं भी वस्तु को रखिए। तो जो सेकंड पोजीशन है वो आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगी। तीसरी पोजीशन आपके वक्रता केंद्र पर होगी, और चौथी हो जाएगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी आपकी फोकस पर हो जाएगी, और उसके बाद छठी पोजीशन फोकस और ध्रुव के बीच हो जाएगी। तो पहली पोजीशन आपकी कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, और दूसरी पोजीशन है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। हम इसे सी से परे किताबों में लिखा हुआ पढ़ेंगे, सी से परे। तो इसका अर्थ है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है कहीं वस्तु। अगली पोजीशन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और उसके बाद है फोकस पर, और फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। ये आपकी वस्तु की पोजीशन हो गई। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पे रखी हो, तो जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसे हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। एक दर्पण लेते हैं और इसका ध्रुव P ले लेते हैं, फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब हम ये मानते हैं कि जो किरणें आ रही हैं वो अनंत दूरी से आ रही है, क्योंकि जो हमने वस्तु रखा है वो वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, इसलिए अनंत से जो आने वाली किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें सदैव फोकस से होकर गुजरती हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सारी किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी। तो इस प्रकार जो सारी किरणें हैं वो सारी किरणें हमारे मुख्य फोकस पर मिलती हैं। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा फोकस पर बनेगा। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इसका साइज क्या होगा, ये बहुत ही छोटा बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बिंदु आकार का बनेगा। और बिंदु आकार के जैसा दिखने के कारण उसके प्रतिबिंब के उल्टा या सीधा होने का कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपकी पहली पोजीशन पूरी होती है। अब हम देखते हैं सेकेंड पोजीशन, जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, या हम इसको कहते हैं कि जब वस्तु C से परे रखी हो। तो दूसरी पोजीशन है C से परे। तो देखेंगे जब वस्तु C से परे रखी हो उस वक्त हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। बिंदु हम वही लेंगे जो हमने पहले लिया था। ये बिंदु C है, और इस बिंदु C से आगे हमने कोई वस्तु रखी है। अब हम देखते हैं
कि इस वस्तु से जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, और जो वक्रता केंद्र से होगी, हमने पहले पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। तो इस वस्तु से जो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण होगी वो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों किरणें हमारी यहां मिलती हैं। तो इस प्रकार से अगर हमने वस्तु ए बी ले रखा है तो हमें प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहां प्राप्त होता है, यहां पर। तो अगर हमने वस्तु को सी से परे या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो हमको उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो हमको कहां मिलेगा? जो प्रतिबिंब मिलेगा वो प्रतिबिंब हमें कहां मिलेगा? सी तथा एफ के बीच। और आप देख सकते हैं कि ये जो वस्तु है उस वस्तु से जो प्रतिबिंब है वो आकार में छोटा बनता है और दर्पण के सामने बना है तो इसलिए ये वास्तविक होगा, और जो इसका साइज है ये वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पहला तो उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और तीसरा वास्तविक बनेगा। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी पोजीशन भी पूरी हो गई। अब हम तीसरी पोजीशन पर चलते हैं, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो जब वक्रता केंद्र पर रखी हो तो देखिए आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम इसके लिए भी फिर से फिगर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक दर्पण ले लिया और ये हमारा बिंदु P, ये हो जाएगा फोकस और ये वक्रता केंद्र, और यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक वस्तु ले ली। तो वस्तु से चलने वाली जो समांतर किरण होगी वो आपको पता है कि वो फोकस से होकर चली जाएगी, और आपको ये भी पता है कि जो फोकस से होकर के जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें हमारी वक्रता केंद्र पर ही मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी हमको कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा, और साइज में जितना बड़ा हमें ऑब्जेक्ट मिलता है उतना ही बड़ा हमको उसका प्रतिबिंब मिलता है। यदि हम मानते हैं ये ए बी वस्तु का नाम है तो यहाँ पे हमें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो यदि हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो हमको प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? प्रतिबिंब भी हमको वक्रता केंद्र पर ही मिलता है। और आप देख सकते हैं कि साइज बिल्कुल बराबर होगा, जितना ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का जितना बड़ा आकार होगा उतना ही बड़ा आकार आपका प्रतिबिंब का भी मिलेगा, और जो आपका प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने है इसलिए ये वास्तविक है, और साइज में आप देख सकते हैं कि हमको उल्टा मिल रहा है। तो वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा और वस्तु के आकार का मिलेगा। तो ये आपकी तीसरी पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब आपकी अगली पोजीशन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो आइए देखते हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमको उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलता है। तो इसे भी हम चित्र की मदद से ही देखेंगे।
हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम कोई वस्तु ले लेते हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि समांतर जाने वाली जो किरण होगी वो फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो C से परे यानी कि C से दूर मिलता है। तो देख सकते हैं कि यदि हमने वस्तु को C और F के बीच में रखा है तो परावर्तन के पश्चात दोनों जो किरणें हैं वो C के बाद मिलेंगी, यानी कि C से परे मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें वक्रता केंद्र के पहले मिलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब हमको मिलता है वो प्रतिबिंब हमको मिलेगा C से परे। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो वस्तु का आकार है, ये वस्तु का आकार आपका जो प्रतिबिंब का आकार है, ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, जो आकार मिलेगा वो वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा, और उल्टा होगा। ये आपकी अगली पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब आपकी उससे अगली पोजीशन है फोकस पर। यदि आपका जो वस्तु है वो फोकस पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए अगली पोजीशन देख लेते हैं। अगली पोजीशन आपकी फोकस बिंदु। तो आइए देखें, हम जब फोकस पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए, यदि वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं तो जो फोकस पर हमने वस्तु रखी है तो वस्तु से आने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो फोकस से ही चली जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो हमारी समांतर लाइन जाती है वो हमारी फोकस से होकर लौट जाती है, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पर जो दोनों लाइनें हैं वो हमें समांतर ही मिलेंगी, और आगे भी अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो वो हमें समांतर ही मिलेगी। इसका मतलब है कि ये लाइनें मिल नहीं सकती हैं, लेकिन हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जाकर के अनंत पे मिल सकती हैं। तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो यदि वस्तु हमारी फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और साइज देखिए, क्योंकि ये हमारी जो दोनों किरणें हैं वो अनंत पे जाके मिलेंगी तो वस्तु से कई गुना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आकार में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, साथ ही उल्टा बनेगा। अब आपका अगली पोजीशन जो बची है वो है फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है तो हमारा जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा।
तो वस्तु को हमने F और P के बीच में ले लिया। अब देखेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन जाएगी वो फोकस से होकर गुजरती है और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि ये किरणें लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यदि ये किरणें लगातार दूर जा रही हैं तो आगे चलकर ये और भी दूर होंगी और किसी भी परिस्थिति में ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकती हैं। तो इसका अर्थ है कि इधर की तरफ हमारा कोई भी प्रतिबिंब हमको प्राप्त नहीं होगा, ना ही अनंत पे हमको कोई प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो वक्रता केंद्र की जो लाइन है और जो फोकस बिंदु की जो लाइन है उसको हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने पर जहां पे ये दोनों किरणें हमारी मिलेंगी, ये किरणें जहां पे मिलती है वहां पर हमारा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। अब हम ये देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा दर्पण के पीछे मिल रहा है, तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और साथ ही ये हमारा क्या है, जो इसकी आकृति है वो क्या है, हम देख सकते हैं कि ये हमारा सीधा बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वस्तु का साइज और जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब का साइज देख सकते हैं, तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसका टॉपिक पूरा होता है। अगली वीडियो में हम उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे।